Hello everyone, this is team Judicial Success and I am शिवांशु पांडे। सो हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है एक मेंटरशिप प्रोग्राम। ये अपने आप में एक अलग टाइप का मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रैपिड रिवीजन करवाया जाएगा। चाहे वो सिविल जज बनना है आपको, उसके लिए जुडिशरी एग्जाम किसी भी स्टेट का हो, वो जजमेंट राइटिंग हो या एमपीएडीपीओ या कोई अदर लीगल ऑफिसर्स के जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए। इसकी स्कीम क्या होगी? इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत पहले आपको हर एक जो भी सब्जेक्ट है उसका रैपिड रिवीजन करवाएंगे एक प्रेसिस टाइम पे, बहुत कम टाइम पे। उसके बाद हम अपना कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि पेड होगा, लेकिन जो रैपिड रिवीजन होगा वो हमेशा हम फ्री रखेंगे। ये हमारा स्कीम है। दूसरी बात, हमारा जो मेन एम है वो है कि आपको एक सक्सेस मिले, आप अपने एग्जाम्स को पास कर पाए। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पढ़ाना और पढ़ाना, बल्कि पढ़ाई ऐसी हो जिससे आपको सक्सेस मिले। एंड हम अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप एंड जो जूम मीट है और गूगल मीट है, इसमें भी हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं जुडिशरी एस्पिरेंट्स को। तो आप इस पीपीटी के लास्ट में जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और जो कांटेक्ट दिया हुआ है उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो एज अ पार्ट ऑफ एमपी एडीपीओ लेक्चर सीरीज, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एक्ट नंबर 4 है 1991 का, और इसको जो एसेंट मिली थी वो मिली थी 22 जनवरी 1991। ये इन्फोर्स्ड हुआ था 8 ऑफ फेब 1991। एंड जो इसका ब्रॉड स्कीम है, इसमें चैप्टर 7 है और सेक्शन 35 है। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टार्टिंग विथ चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। पहला, जो भी कोई भी आप एक्ट्स पढ़ते होंगे या अधिनियम पढ़ते होंगे, उसमें जो पहला सेक्शन रहता है वो उसका एक्सटेंड, कहां वो लागू होगा, इसके बारे में ही बात करता है। तो इसका जो, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक स्टेट एक्ट है, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ होल ऑफ एमपी में है, एमपी के बाहर कहीं नहीं है और पूरे एमपी में है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन, सॉरी चैप्टर 2, इट टॉक्स अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ पर्सन। जैसा कि सेंट्रल में एक नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट होता है, उसी तरह राज्य का स्टेट सिक्योरिटीज एक्ट होता है, और ये मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम है 1990 का। तो इसमें जो भी कहीं भी क्राइम, ऑफेंस या ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज होंगी, उनको रोकने का दायित्व होता है राज्य सरकार का। उसके लिए इसमें कई प्रावधान बनाए गए हैं, और उसी के तहत एक प्रावधान है रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर पास करने का। रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर होते हैं कहीं भी एंटी सोशल एलिमेंट है या कोई ऑफेंडर रह रहा है या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सकता है, तो उनको रोकने के लिए, जैसा कि आप समझ सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर, तो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लगाए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर जो इसका सेक्शन 2 है उसमें डिफाइंड है, लेकिन वो जो डेफिनेशन दी हुई है वो एक रेफरल डेफिनेशन है, ना कि एक कंप्लीट डेफिनेशन। उसमें कहा गया है कि जो ऑर्डर सेक्शन 3 में लगाए जाते हैं उनको रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर कहते हैं। तो आप देखिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 3, दिस टॉक्स अबाउट पावर टू मेक रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर। अब यहां लिखा हुआ है, अब यहां आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पावर, तो किसकी पावर होगी? यहां पावर है डीएम की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। जो किसी भी, जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको पावर है रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर लगाने की। किस केस में लगाएगा? जानते हैं, राज्य सुरक्षा, मतलब राज्य की सुरक्षा जहां नुकसान होगा या हैम्पर होगी वहां रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर पास करे जाएंगे। तो इसका थ्री फोल्ड पर्पज है। पहला पर्पज है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, नाउ सेकंड पर्पज इज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एंड थर्ड एंड द लास्ट पर्पज इज इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इन सारी तीन चीजों को बचाने के लिए या इनकी सुरक्षा करने के लिए राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर पास करता है। चलिए, अब दिमाग में आएगा
क्या ये रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर हमेशा लागू रहेंगे या कुछ इनका एक पर्टिकुलर पीरियड है। तो मैं यहां बताना चाहूंगा रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर सिर्फ 1 साल के लिए ऑपरेशन में रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएंगे अनलेस डीएम ने दोबारा नोटिफाई करके रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर को बढ़ा दिया है उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 3 एंड चैप्टर 3। तो आपको ये याद रखना है कि कभी पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कहां से कहां धाराएं हैं या जो आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, चैप्टर 3 का नाम बता रहा हूं साथ में, डिस्पर्सल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड प्रीवियस कन्विक्ट्स। तो आपको ये याद रखना है चैप्टर 3 की जो धारा है, सॉरी चैप्टर 3 के अंदर में जो धाराएं आ रही हैं वो सेक्शन 4 से स्टार्ट हो रही हैं एंड ये कहां तक जाएंगी, ये धारा 19 अतः सेक्शन 19 तक जाएंगी। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है क्योंकि ये बार बार पूछता है, ऐसे क्वेश्चन ही एमपीए डीपीओ में आते हैं। चलिए, आपको ध्यान रखना है सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 3, सॉरी सेक्शन 6 ये एक साथ आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये एक स्कीम का पार्ट बनाते हैं। कौन सी स्कीम है वो है रिमूवल और डिस्पर्सल, मतलब किसी भी व्यक्ति को निकालना। कहां से निकालना, आपने पहले सुना होता, पहले जब राजा रजवाड़ों का टाइम था तब एक सजा दी जाती थी, देश निकाला, या कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति को देश निकाला दे दिया गया। उसका मतलब यही था रिमूवल और डिस्पर्सल। तो धारा 4 कहती है डिस्पर्सल ऑफ गैंग्स एंड बॉडीज ऑफ पर्सन, मतलब जो भी कोई गैंग से किसी भी लोगों का जो इलीगल एक्टिविटीज को कारित करते हैं, वहां पास रह के लोगों को परेशान करते हैं, पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके लिए डिस्पर्सल का आदेश दे दिया जाएगा कि आप हटिए, तितर बितर हो जाइए। सेम ऐसा ही प्रोविजन एक जगह आपने और पढ़ा होगा, अगर आपने सीआरपीसी पढ़ी होगी तो सीआरपीसी में 129 एंड 130 टॉक्स अबाउट डिस्पर्सल ऑफ गैंग्स एंड बॉडीज। ये वहां कौन करता है, वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो ऑर्डर पास करता है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास करता है। ये चीजें थोड़ी थोड़ी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, या हम कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे वो एप्लीकेबिलिटी यहाँ भी है और वहां भी है। ठीक है, हम आगे बाद में जब ये खत्म होगा एक्ट तो इसके लास्ट में एक सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि ये जो एक्ट है कोई दूसरा एक्ट है जो सेम चीजों की बात करता है तो वो उसको बार नहीं करेगा बल्कि उसके एडिशन में चलेगा। मतलब अगर सीआरपीसी प्रोवाइड करती है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को रोका जाए तो राज्य सुरक्षा अधिनियम उसको रोकेगा नहीं बल्कि उसको सपोर्ट करेगा कि एडिशन में करेगा कि तुम तो रोको भैया, हम भी रोकेंगे। ठीक है, तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 5, इट टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ पर्संस अबाउट टू कमिट ऑफेंस। Sorry to interrupt, but I would like to say that this is a rapid revision module prepared by team judicial success। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड फास्ट में चल रहा हूं, आप बाद में स्पीड थोड़ा स्लो करके या 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। और मैंने इस स्लाइड में सारी चीजें बहुत प्रिसाइजली कलरफुल मार्क से या हाईलाइट करके अलग से लिख दी हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। मैं बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीपीटी भी डाल दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से भी आपको ये पीपीटी मिल जाएंगी। नाउ रिमूवल ऑफ पर्संस अबाउट टू कमिट ऑफेंस, जो भी कोई अपराधी अपराध करने वाला है या ऐसा आभास होता है कि वो क्राइम करेगा तो उस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निकाल देगा, शहर से बाहर कर देगा। और जो 4 है, 5 है और 6 है, ये ऑपरेशन में कितने साल के लिए रहेंगे, ये भी 1 साल के लिए रहेंगे। ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा धारा 7 अतः सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 4, 5 एंड 6 में जो ऑर्डर पास होंगे ये 1 साल के लिए ही, मैक्सिमम पीरियड 1 साल के लिए ही लागू होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। मान लीजिए किसी सोसाइटी में कोई व्यक्ति जिसने आईपीसी के चैप्टर 12, 16 या 17 के तहत या सेक्शन 506, 509, 509, 506 के तहत अपराध किया है या एक बार अपराध किया है, वंस लिखा है। आप ये ध्यान दीजिएगा, यहां 3 वर्ड आपको ध्यान देना है, वन, ट्वाइस एंड थ्राइस। किस किस केस में आईपीसी के तहत अपराध किया है, एक टाइम भी अगर ट्वाइस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, इसके तहत में अगर 2 बार
कारित किया है, और थ्राइस ऑफ एन ऑफेंस विद इन पीरियड ऑफ 3 years। दो चीज याद रखनी, थ्राइस ऑफ एन ऑफेंस मतलब 3 बार अपराध 3 साल के भीतर, अंडर 3, 4 and 4A ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, इसके तहत में थ्राइस मतलब 3 बार अपराध किया है, 3 साल के भीतर किया है। ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन यही एग्जाम में मोटा मोटा असर दिखाती हैं, यही आपको आगे ले जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पास करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास करेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 7। Section 7 talks about period of operation. As I have already told you that this particular order must be operated for a period of 1 year. That is maximum period. Not there is no minimum period is prescribed for that particular order. Okay. Sorry to interrupt. I have to call to attend. Sorry. Now Section 8 talks about hearing to be given before order under Section 3, 4, 5, 6. That talks about principle of natural justice. Natural justice में आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। दैट मीन्स सुनवाई का अधिकार। यहाँ 4, 5, 6 में या 3 में कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट में ये ऑर्डर पास हो रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 9, दिस टॉक्स अबाउट अपील। प्रोविजन ऑफ अपील आप जानते हैं, कहीं भी अगर सजा दी जाती है या कहीं भी कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो उस व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया गया है उसको राइट टू अपील होती है। अपील यहाँ पास स्टेट गवर्नमेंट को अपील जो है अपील करता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और बोलेगा मेरा निर्णय कीजिए, क्या ये जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर पास किया है ये सही किया है या गलत किया है। तो ये कहां होगा? सेक्शन 9 के अंदर में। अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 13। आप एक चीज इसमें पढ़ेंगे, सेक्शन 13 में एक पावर ऑफ एक्सटर्नमेंट दिया हुआ है। दैट मीन्स जो रिमूवल की पावर दी गई है ना आपको, जो मैंने ऑलरेडी बताया है 4, 5, 6 में रिमूवल का पावर जो मिला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके एक किसी अधिकारी को स्टेट गवर्नमेंट दे देगी। मतलब कि तुम भी ये काम कर सकते हो। और ये जो निष्कासन प्रक्रिया है, मतलब निकालने या रिमूवल या डिस्पर्सल करने का ऑर्डर है, इसको पावर ऑफ एक्सटर्नमेंट बोलते हैं। ये एक तरह का डेलीगेशन है, डेलीगेशन हो रहा है, पावर का ट्रांसफर हो रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से दूसरी अथॉरिटी को, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस केस में भी जो अधिकारी जिसको पावर मिली है उसकी अपील भी स्टेट गवर्नमेंट को होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही है जो ये एक्ट पारित कर रहा है, तो हाईएस्ट अथॉरिटी वही है, उसी के पास अपील होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 10। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर। जो भी इस अधिनियम के अंदर में ऑर्डर पास होंगे वो फाइनल होंगे और उनमें कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा और कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा अनलेस वो इलीगल हो या उसमें कुछ प्रोसीजरल डिफॉल्ट हो। चलिए, प्रोसीजरल डिफॉल्ट की 3 बातें हैं। विटनेस प्रॉपरली एग्जामिन नहीं किए गए थे तब क्वेश्चन उठाया जा सकेगा, अगर रीजंस नहीं लिखे गए हैं तब उस पर क्वेश्चन उठाया जाएगा, और हियरिंग नहीं हुई है। हियरिंग किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले हियरिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसका नेचुरल राइट है, उसको वो राइट मिला हुआ है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, इसको खंडन हम नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 11। मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूं, बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हम धीरे नहीं चल सकते हैं क्योंकि एग्जाम है। 1 सेकंड, सॉरी, हम धीरे नहीं चल सकते हैं क्योंकि एग्जाम है और हमें सारे बच्चों का सोचना होता है कि टाइम की भी कीमत है। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो लोग देखेंगे नहीं। तो मैं बता रहा था कि दूसरे बच्चों का भी नुकसान होता है, टाइम की कीमत बहुत है। चलिए हम बढ़ते हैं सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 11 से बात होती है कि ये जो 4, 5, 6 और 3 में ऑर्डर पास हुए हैं
इनके उल्लंघन या इनको जो भी खंडन करेगा उसकी दशा में क्या होगा। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू लीव द डिस्ट्रिक्ट, जिसके अगेंस्ट में आदेश पारित हुआ था कि तुम ये शहर छोड़ के जाओ, और वो नहीं जाता है तो उसको जेल में डाला जाएगा और उसको कस्टडी में रखा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 11 से एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, प्रोसीजर आफ्टर ऑर्डर अंडर 3, 4, 5 एंड 6। ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से अलग चीजें हैं सेक्शन 11 से। नाउ सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट टेम्परेरी परमिशन टू एंटर और रिटर्न टू डिस्ट्रिक्ट। अगर क्या होता है, आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी कि अजय देवगन जेल में है और बाहर उसकी माँ एक्सपायर कर जाती हैं, तो उसको जेल से हथकड़ी पहना के लेके आते हैं पुलिस वाले और वहां वो उनका संस्कार करता है। तो ऐसी कुछ दशाएं होती हैं जहां टेम्परेरी परमिशन दी जाती हैं कि तुम चलो वापस आ जाओ, जो भी तुम्हें काम हो। लेकिन उस दशा में भी एक कंडीशन है कि अगर जो पर्टिकुलर टाइम उसे दिया गया है उस टाइम के भीतर वो वापस नहीं जाता है, तो फिर उसको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा और उसके लिए उस पर अलग फाइन लगाया जाएगा। और एक और चीज, ये जो ऑर्डर पास किया जाता है टेम्पररी ऑर्डर, ये कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 13। सेक्शन 13 बोलता है पावर ऑफ एक्सटर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप इसको सुन लीजिएगा। डेलीगेशन है एक तरह का। डेलीगेशन मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पावर लेके किसी दूसरे अधिकारी को पावर स्टेट गवर्नमेंट दे देता है कि आप भी चलिए 3, 4, 5, 6 का ऑर्डर पास कर दीजिए, आदेश पारित कर दीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स section 14 and 15, these both sections are one of the most important sections in this particular act। और अधिनियम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, क्योंकि जहां पेनाल्टी का प्रश्न आया और आयोग वहीं पकड़ता है कि पेनाल्टी पूछना है बच्चों से। पेनाल्टी में क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप क्या कभी कभी टीचर्स फैकल्टी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 14 बोलता है कि अगर 3, 4, 5, 6 और 13 के अंदर में अगर किसी ने अपराध कारित किया है या उन ऑर्डर का खंडन किया है तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। कितने साल की? 3 साल की सजा, और ये कम से कम 4 मंथ की हो सकती है। नाउ सेक्शन 15 बोलता है पेनाल्टी फॉर एंटरिंग विदाउट परमिशन। अगर आपको, मान लीजिए आप इंदौर में रह रहे हैं या भोपाल में रह रहे हैं, आपको बोला जाता है कि आप यहां से बाहर निकल जाइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया और आप वहां वापस बिना परमिशन के आ गए, या आपको टेम्परेरी रिटर्न होने के लिए बोला गया था कि आप चलिए आ जाइए कुछ टाइम के लिए, आपको कुछ काम है जरूरी, और आप ओवर स्टे कर रहे हैं, आप बैठ ही गए हैं, अतिथि बन गए हैं, तब भी आपको 3 साल की मैक्सिमम सजा और 6 महीने की मिनिमम सजा होगी। 14 में 3 साल की मैक्सिमम सजा और 4 महीने की मिनिमम सजा थी, लेकिन सेक्शन 15 में 3 साल की मैक्सिमम सजा और 6 महीने की मिनिमम सजा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 16, और इसमें बोलता है कि प्रिजम्पशन क्या होता है। कोई भी जो प्रोसीजरल एक्ट होता है, या जहां पेनाल्टी की बात होती है, जहां क्राइम हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, उन दशाओं में एक प्रिजम्पशन का क्वेश्चन बहुत क्रूशियल होता है, बहुत जरूरी होता है कि किस पे भार रहेगा कि दोष सिद्ध उसको करना है या नहीं करना है। तो यहां दोष, मैं दोषी नहीं हूं, इसका भार एक्यूज्ड पे रहेगा, उसको करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 17 फॉर फिच बॉन्ड। अगर किसी भी व्यक्ति को जिसको बाहर जाने को बोला गया है, निकलने को बोला गया है, या किसी को टेम्परेरी परमिशन दी गई है कि आओ वापस आओ या उस जगह पे कुछ काम कर लो, तुम्हें जरूरी काम होगा, तो उससे एक बॉन्ड भरवाया जाता है। और अगर वो व्यक्ति उस बॉन्ड का या उस कंडीशंस, जो जिस कंडीशंस में उसे वापस आने बोला गया है, उस कंडीशंस का अगर वो खंडन करता है तो वो उसका बॉन्ड फॉरफिट कर लिया जाएगा। उसका वो पूरा जो भी पैसा बॉन्ड में देता है, कोर्ट में जमा करता है, वो जमा कर लिया जाएगा, और उसके बाद उससे सजा भी होगी, वो आपको बताऊंगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 18 डेलीगेशन। इसमें कहा गया है, डेलीगेशन का आपने एक और प्रोविजन अभी कहां पढ़ा, ध्यान करके आपने एक प्रोविजन पढ़ा है सेक्शन 13 में, वो एक्सटर्नमेंट की पावर या निर्वासन का जो पावर है उसका डेलीगेशन हो रहा है। उसके अलावा जितनी भी पावर्स हैं उनका डेलीगेशन होगा। सेक्शन 18 में
किसके? राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के। कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सारी पावर का डेलीगेशन दूसरी अथॉरिटीज को करा जाएगा और ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 19, दिस टॉक्स अबाउट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। मतलब कोई जिसने सूत्र सूत्र जो होते हैं, मान लीजिए मैंने खबर दी, मैं खबरी हूं, मैंने बताया कि वहां अपराध हो रहा है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति है जो अपराध कारित करने वाला है, और इसकी जो मेरा नाम है इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि मेरी जान और माल और एक खतरा है मेरे को, क्योंकि जो सूत्र है, जो खबरी है, उसकी भी जान की कोई कीमत होती है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 20, दिस स्टार्ट्स विथ चैप्टर 4 कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। आप दिमाग में बैठा लीजिए, चैप्टर 4 कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, चैप्टर 3 सेक्शन 3 से स्टार्ट होकर सेक्शन 4 से स्टार्ट होकर सेक्शन 19 तक आता है, और चैप्टर 4 जो है सेक्शन 20 से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आयोग पूछता है। सेक्शन 20 बोलता है पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल पोजेशन ऑफ कोरोसिव सब्सटेंस। आपने अगर अननेसेसरी बारूद रखा हुआ है या एसिड रखा हुआ है तो आपको यहां पास भी राज्य सुरक्षा अधिनियम के सेक्शन 20 के तहत भी 3 साल की सजा दी जा सकती है मैक्सिमम, which can be extended. That means the maximum punishment shall be given up to 3 years. मिनिमम कितनी भी हो सकती है, इसमें मिनिमम नहीं लिखी हुई है। मिनिमम सेक्शन 14 एंड 15 में मेंशन थी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 21 that talks about imposition of collective fine और principle of collective fine on inhabitants of area. That means अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग हैं जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, मान लीजिए नक्सल लोग हैं, नक्सलवादी हैं, वो कुछ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो उन पे एज अ होल, एज अ सोसाइटी, पूरे समाज पे, उनका जो कम्युनिटी है, उन पूरे में एक राज्य सरकार के पास पावर है कि कलेक्टिव फाइन इंपोज कर दे। सबके ऊपर प्रोपोर्शनेटली कलेक्टिव फाइन इंपोज कर दी जाएगी। कौन करेगा इंपोज? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन उसको वसूलेगा कौन या उसको बांटेगा कौन? कि बराबर भैया 10 लोग हो कम्युनिटी में तो 10 का पैसा एक जन नहीं देगा, 10 को बराबर बराबर देना पड़ेगा। अगर 1000 रुपए हुआ है तो सबको 100 रुपए देने पड़ेंगे। इसका अपॉर्शनमेंट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगी। चलिए नाउ मूविंग फर्दर, आपको अगर स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप पीछे जाके देख लीजिएगा, और हमारा जुडिशियल सक्सेस का टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और हमारी डेली जूम मीट पे क्लास चलती है, तो आप वहां भी जाके सुन लीजिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 22 दैट टॉक्स अबाउट कंट्रोल ऑफ कैंप्स, ड्रिल्स, परेड्स एटसेट्रा। मतलब कहीं भी नक्सलियों का एग्जाम्पल दिया था, नक्सलवादियों का एग्जाम्पल दिया था, वो परेड भी करते हैं, कैंप्स भी करते हैं, ड्रिल्स भी करते हैं, उनकी एक अपनी आर्मी है। अभी आपने रिसेंट देखा होगा 2020 2021 में कितने हमले हुए, कितने नक्सलवादी हमले हुए, कई हमारे जवान शहीद हो गए, और हमें काफी दुख भी है कि ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। तो वो तो छत्तीसगढ़ में हुई, छत्तीसगढ़ का अलग अधिनियम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधियां होती हैं तो उसके लिए भी धारा 22 जो है सेक्शन 22 है वो कंट्रोल करता है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है कि आप इनको रोकिए, और अगर कोई ऐसा गतिविधि में या अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो 3 साल की उसको मैक्सिमम सजा दी जाएगी। नाउ मूविंग फर्दर सेक्शन 23 दिस टॉक्स अबाउट कंट्रोल ऑफ यूनिफॉर्म्स। मतलब आप पुलिस की पोशाक या आर्मी की पोशाक पहन के बाहर नहीं निकल सकते, धमका डरा नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है। आप छोटे में आप ध्यान होंगे कि आप पुलिस बनना चाहते थे और पुलिस के कपड़े पहन लिया करते थे, लेकिन अगर आप अब पुलिस के कपड़े बाहर पहन के निकलेंगे तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये गलती मत करिएगा क्योंकि वो छोटे का सपना था, अब आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 24 की तरफ। दिस टॉक्स अबाउट पावर टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ पाथवे, रोड एटसेट्रा। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कुछ गलतियां हो रही हैं या किसी सड़क से कुछ आपराधिक गतिविधियां लगी हुई हैं या उससे कुछ पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी खतरा हो सकता है, तो उस सड़क को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रोक सकता है, उस रास्ते को रोका जा सकता है। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए ये ऑर्डर पास होगा? ये ऑर्डर 3 महीने तक के लिए पारित किया जा सकता है। उसके बाद इसको फर्दर
नोटिफिकेशन या गेस्टेड नोटिफिकेशन के तहत बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका इनिशियल पीरियड जो है 3 महीने ही रहेगा। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नाउ मूविंग फर्दर, चैप्टर 6 दिस टॉक्स अबाउट एसेस टू सर्टेन प्लेसेस सर्टेन एरियाज। मतलब पहले मैं आपको प्लेस और एरिया का मतलब समझा देता हूं। प्लेस क्या होता है? प्लेस एक छोटी जगह, एरिया क्षेत्र, जगह और क्षेत्र। आप पन्ना जाते हैं, पन्ना का जो बफर जोन या माइनिंग एरिया है पूरा, वो एक क्षेत्र है, एरिया है। और माइनिंग एरिया में जो डायमंड जहां निकलता है, वो जो ऑफिस है वहां का, वो एक प्लेस है। मतलब प्लेस एक छोटी यूनिट है, एरिया एक बड़ा यूनिट है। क्षेत्र बड़ा होता है, क्षेत्र का कोई मतलब एक सीमा होती है, बहुत वो होता है। प्लेस एक जगह है। तो आप ये देखिए, राज्य सरकार जो है, जब किसी सर्टेन प्लेस में या कोई कुछ एरिया है, क्षेत्र है, जहां कुछ कड़े कानून बनाए जाने होते हैं या वो स्पेशल होते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं एक स्टेट के लिए, तो उनके लिए अलग रिस्ट्रिक्शंस पास कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है। और वहां आपको आने जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। आप अगर आज पन्ना जाएंगे और पन्ना में आप चाहें कि मैं डायमंड माइन घूम के आ जाऊं, तो आपको वहां पास लेना पड़ेगा। बिना पास के आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि धारा 26 में लिखी हुई है। और अगर आप चाहें कि डायमंड माइंस के अंदर ऑफिस में भी चले जाएं या विधानसभा के अंदर घुस जाएं बिना पास लिए, तो वहां भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी एक प्रोटेक्टेड प्लेस है जो कि मेंशन है धारा 25 में, सेक्शन 25 में। ठीक है। आपको वहां अंदर जाने के लिए किसकी परमिशन चाहिए? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या स्टेट गवर्नमेंट की। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट आके परमिशन नहीं देगी, उनके एम्प्लॉयज बैठे रहेंगे या उनका एक कुछ पर्ची कटेगी जो स्टेट गवर्नमेंट जिसका अधिकार रखेगी जिसपे, तो वहां से ये सारी चीजें रेगुलेट होंगी। चलिए, और अगर आपने इसमें किसी भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और आपको रोक टोक है, प्रोहिबिशन है, उसका उल्लंघन करते हैं, तो आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है। तो आप ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 27 दिस टॉक्स अबाउट फोर्सिंग और इवेडिंग गार्ड। अगर आप विधानसभा जाते हैं, वहां गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड को थप्पड़ मार के अंदर घुस जाते हैं, तो आपको 3 साल की सजा और फाइन भी हो सकती है। ठीक है। ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 27 में, दैट टॉक्स अबाउट फोर्सिंग और इवेडिंग गार्ड। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 28 दिस टॉक्स अबाउट ऑर्डर्स फॉर सर्टेन प्लेसेस एंड एरियाज। दैट मीन्स कुछ स्पेसिफिक जगह हैं या प्लेसेस हैं जिनके लिए स्पेशल गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब ये चैप्टर स्टार्ट किया। तो जो प्रोटेक्टेड प्लेस या प्रोटेक्टेड एरिया हैं, उनके लिए स्पेशल गाइडलाइंस निकाली जाती हैं। आप भोपाल में सांची का स्तूप जाएंगे, अंदर घुसेंगे, उससे पहले आपको यह बताया जाता है कि आप दीवार में खरोंच नहीं मारेंगे, दीवार में आप हाथ से कलाकारी नहीं करेंगे। भीमबेटका जाएंगे तो आप देखेंगे वहां एक रेलिंग लगी रहती है, आप वहां जो डिजाइन्स बनी हुई हैं उनको करोद नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड प्लेस है, प्रोटेक्टेड एरिया है। अगर आपने खंडन किया तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। चलिए, मूविंग फर्दर नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो ज्यादा जरूरी चैप्टर होता है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा उसको निग्लेक्ट करके रखते हैं या छोड़ के रखते हैं, वो होता है लास्ट चैप्टर। और वो होता है या तो मिसलेनियस होता है कुछ अधिनियम में या एक्ट में, कुछ जगह होता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सप्लीमेंटल मतलब सपोर्ट करना या कंप्लीट करना। तो कोई भी एक्ट है बिना सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये एग्जीक्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट डेलीगेशन ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपनी सारी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। कौन सी? 2 पावर छोड़ के। पावर टू इंपोज कलेक्टिव फाइन्स जो धारा 21 में सेक्शन 21 में दिया हुआ था, एंड पावर टू मेक रूल्स जो उनकी इनहेरेंट पावर है, खुद की पावर है, जो दी गई है सेक्शन 30 में। इन 2 पावर के अलावा स्टेट गवर्नमेंट सारी पावर अपनी डेलीगेट कर सकता है। दैट मीन्स किसी दूसरे अधिकारी को दे सकता है, प्रोवाइडेड ही मस्ट नॉट बी लेस देन द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 30 रूल मेकिंग पावर, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। सेक्शन 31 पेनाल्टी फॉर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट अगर आप कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं किसी अपराध को कारित करने का और आप सक्षम नहीं हो पाते, फिर भी आपको सेम पनिशमेंट मिलेगी जितनी वो अपराध आपने कारित किया है या इस एक्ट के तहत में कोई ऑर्डर का आपने उल्लंघन किया है। सेक्शन 32 दैट टॉक्स अबाउट पेनाल्टी फॉर हार्बरिंग ऑफेंडर्स। छुपाना, भगाना ऑफेंडर को, यह भी अपराध है और इसमें भी सेम सजा मिलेगी।
सेक्शन 33 टॉक्स अबाउट इंडेमनिटी। इंडेमनिटी दैट मींस आपको, अगर आपने कोई गुड फेथ में काम किया है, अच्छे भावना में काम किया है, सारी लीगल प्रोसीजर फॉलो की हैं और आप एक पब्लिक अथॉरिटी हैं, डीएम है मान लीजिए, तो अगर आपसे कुछ गलती हो भी गई तो आपको इंडेमनिफाई किया जाएगा, आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी। नाउ से मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 34 एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। ये मैंने आपको बताया था सीआरपीसी में 129 130 में जो धाराएं दी गई हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस बनाने की, उनको असर नहीं करेगा राज्य सुरक्षा अधिनियम की। हम ऐसा नहीं बोलेगा कि हमारे पास अथॉरिटी है आप कुछ मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीआरपीसी अपना चलेगा, राज्य सुरक्षा अधिनियम अपना चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कहां से चलेगा? सेक्शन 34 से चलेगा। नाउ वन ऑफ द लास्ट सेक्शन, पावर ऑफ सर्च बाय एनी ऑफ पुलिस ऑफिसर। आपको यहां एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछेगा अंडर एमपी स्टेट सिक्योरिटीज एक्ट और मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 हु हैज बीन गिवन पावर टू सर्च। सो वहां आपको ये नहीं लगाना कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीआईजी, ये सब नहीं लिखना है, आपको लिखना है एनी पुलिस ऑफिसर। सबको सर्च करने की पावर दी गई है। चलिए खत्म हो गया, रैपिड रिवीजन था इसलिए मैंने जल्दी करवाया है। अगर आपको आराम से सारी क्लासेस डिस्कस और टेस्ट सीरीज के साथ चाहिए तो आप हमारा चैनल में लिंक में बायो में जाके वहां से आप नंबर निकाल लीजिए, इस पीपीटी के लास्ट में भी नंबर है, वहां से कांटेक्ट करिए, आपको फ्री और जो टेस्ट सीरीज हैं उनका जो पेड है वो लेक्चर्स भी चलते हैं, आप उनको देखिए और हम मिलते रहेंगे। और नाउ फर्दर ये देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और ये हमारा टेलीग्राम आईडी है और इस नाम से ये यूट्यूब चैनल के लिंक में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे और आप अपना ध्यान रखिए। टीम जुडिशियल सक्सेस चाहती है कि आप हमसे पर्सनली भी मिलें, हम आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, दिस इज टीम जुडिशियल सक्सेस एंड आई एम शिवांशु पांडे।